अब हम बात करेंगे ब्रेन डेथ की। ब्रेन डेथ जो होती है हमारी 3 तरह की होती है, 3 टाइप्स में अपनी क्लासिफाइड की जाती है, ठीक है? जिसमें आपका आ जाता है फर्स्ट फर्स्ट आता है कॉर्टिकल और सेरिब्रल डेथ विद इंटैक्ट ब्रेन स्टेम, जिसे ब्रेन स्टेम से इंटैक्ट होके अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। सेकंड आपका आता है ब्रेन स्टेम डेथ विद इंटैक्ट सेरिब्रम। थर्ड आता है आपका होल ब्रेन डेथ, जिसमें आपके ये दोनों के दोनों कॉम्बिनेशन के उसमें होते हैं। अब हम फर्स्ट वन की अगर हम बात करेंगे, ये और डिटेल में मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। यहाँ पे हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं थोड़ा सा। कॉर्टिकुलर और सेरिब्रल डेथ विद इंटेक्ट ब्रेन स्टेम, ये क्या कहना चाहता है? मतलब एक तरह से जब भी हमारी ब्रेन की डेथ होती है, इसमें किसी भी पार्ट की अगर डेथ होती है तो ये इरिवर्सिबल होती है, ठीक है? ये कभी भी रिवर्सिबल नहीं हो सकती। जैसे हमारी सोमैटिक डेथ होती है, वो रिवर्सिबल हो ही नहीं सकती, ठीक है? उसको आप ठीक ही नहीं कर पाओगे ना, वो डेड हो गया, एक बार हो गया। तो ये हमारी इरिवर्सिबल होती है, जिसमें क्या होता है हमारा फर्स्ट वाले में, जिसमें कि आपका जो जितने भी फंक्शन होते हैं वो लॉस ऑफ फंक्शन इन द सेरिब्रल कोर्टेक्स, जो हमारा सेरिब्रल कोर्टेक्स होता है उसके आपका सारे के सारे फंक्शन लॉस हो जाते हैं, while the ब्रेन स्टेम रिमेन एक्टिव, ठीक है? while the ब्रेन स्टेम रिमेन एक्टिव, वो हमारा एक्टिव रहता है। अब आप ये पूछोगे ये क्या कोर्टेक्स क्या होता है मैम, इसको बताइए। तो अगर मैं आपको सेरिब्रल कोर्टेक्स की बात करूं, जो हमारा सेरिब्रल कोर्टेक्स होता है ये हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है हायर ब्रेन फंक्शन के लिए, जो हायर लेवल के हमारे ब्रेन फंक्शन करता है ना, ब्रेन जैसे फंक्शन करता है, उसके लिए ये हमारे यूजफुल होता है। अगर मैं इसमें बात करूं हमारी कौन सी कॉन्शियसनेस, हम कितने कॉन्शियस है, अभी मैं आपको बता रही हूँ। तो मुझे पता है ब्रेन डेथ के बारे में बताया, तो वो मेरा सेरिब्रल कोर्टेक्स वाला पार्ट वर्क कर रहा है, ठीक है? मेरी कॉन्शियसनेस की, हाँ मुझे कहाँ क्या सोचना है, मेरा क्या नाम है कॉग्निशन, कहाँ पे मैं आपको कैसा क्या एग्जाम्पल दूं, तो उसमें वो रोल प्ले कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं परसेप्शन, अगर किसी के बारे में परसेप्शन देती हूँ, कोई मेरे से आके बात कर रहा है, मैं उसका फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू ले लेती हूँ या मैं उसका परसेप्शन निकालती हूँ, अच्छा मैं परसेप्ट करती हूँ किसी चीज को, ठीक है? मैं कोई भी मूवमेंट कर रही हूँ, अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं पेन से लिख रही हूँ ना स्क्रीन के ऊपर, तो इस तरह का जो भी वर्क होता है वो हायर ब्रेन फंक्शन में आता है, जिसमें हमारा सेरिब्रल कोर्टेक्स के अंदर वो सारी चीजें होती है। तो लॉस ऑफ फंक्शन हो रहा है सेरिब्रल कोर्टेक्स का, कि आप मूवमेंट नहीं करोगे, आप सोच नहीं सकते, आप कॉन्शियस नहीं अनकॉन्शियस हो जाओगे, ठीक है? आपका कॉग्निशन, जो आपकी एबिलिटीज होती है वो सारी सारी हट जाती है। ये सारी सारी आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर आते हैं। इसके बाद आपके आते हैं ब्रेन स्टेम, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ब्रेन स्टेम जो होता है ये आपका रिमेन एक्टिव है, ठीक है? ये आपका वाइटल फंक्शन होता है, जैसे कि आपकी ब्रीथिंग, आप ब्रीथिंग कर रहे हो ना, ब्रीथिंग कर रहे हैं, आपका जो हार्ट रेट होता है, आपकी हार्ट रेट चल रही है, धड़कन चल रही है, रेगुलेशन जो आपका चल रहा है हार्ट रेट में, रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स, जो आपका रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं, रिस्पॉन्स, जैसे कि आपकी आईज जो होती है कंट्रैक्शन डायलेशन शो कर रही है, तो ये सारी चीजें स्टिल मेंटेन रहती हैं, ठीक है? जैसे कि कहते हैं ब्रेन हेमरेज हो गया, किसी के अंदर ब्रेन क्लॉटिंग हो गई, वो इंसान रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, बस वो सांस भी ले रहा है, जिंदा भी है, आईसीयू के अंदर भी है, तो ये आपकी पहली वाली कंडीशन आती है कॉर्टिकल और सेरिब्रल डेथ विद इंटैक्ट ब्रेन स्टेम डेथ, ठीक है? अब हमारी आती है सेकेंड वाली, अगर मैं बात करूं, पेन चेंज कर लेते हैं, ब्रेन स्टेम डेथ विद इंटैक्ट सेरिब्रम, ठीक है? अब इसके अंदर मैं बताऊं तो जो हमारी इसके अंदर ये भी एक तरह से हमारा क्या है इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। इसके अंदर जो होता है हमारा ब्रेन स्टेम जो होता है फेल हो जाता है, ठीक है? कहाँ गया पेन, ये हमारा पार्ट फेलर हो जाता है, ठीक है? ये आपका काम नहीं करता, मतलब आप ब्रीथिंग नहीं ले पा रहे, ठीक है? आपकी हार्ट रेट ढंग से नहीं चल रही, आप कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, ठीक है? तो इसमें ये सारी चीजें होते हैं। वाइल द जो आपका सेरिब्रल कोर्टेक्स होता है, सेरिब्रल कोर्टेक्स ये आपका वर्क कर रहा है, ठीक है? जो आपका मतलब आप अनकॉन्शियस हो, ठीक है? आप सांस नहीं ले रहे, कुछ भी नहीं ले रहे, तो आप कॉन्शियस तो नहीं रह सकते, अनकॉन्शियस हो, बट आपका दिमाग सोच रहा है। कोमा के अंदर जब इंसान होता है ना, कि वो कुछ भी बाहर से नहीं दिख रहा पर उसका दिमाग सोचने लग रहा है, तो उसकी हायर ब्रेन फंक्शनिंग रेगुलर रहती है, बट जो उसका ब्रेन स्टेम होता है वो उसका फेल हो जाता है, ठीक है? ये इंटेक्ट रहता है। अब मैं बात करूं
तो जो मैंने अभी आपको बता दिया, ब्रेन स्टेम इसके अंदर नॉन फंक्शनल हो जाती है। ब्रीथिंग, हार्ट रेट, रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स जो हम आई के थ्रू देते हैं, ये सब कुछ एक सुन हो जाती है बॉडी। पर सेरिब्रल में वही आपकी जितनी मेमोरी होती है, आप चीजें सोच रहे होते हैं, ठीक है, कॉग्निशन, आपकी वॉलेंट्री मूवमेंट चलती रहती है हल्की हल्की, तो ये सारी की सारी आपके अंदर इसके अंदर आ जाती है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है थर्ड वाला पार्ट, जिसमें क्या होता है, होल ब्रेन डेथ। ये भी आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। कहाँ गया मेरा पेन, चेंज कर लेते हैं, अलग कलर है ना, दिखता नहीं, रेड है ना, हाईलाइट होता है, तो ये बड़ी दिक्कत आती है इसके अंदर। अब अगर मैं होल ब्रेन डेथ क्या, ये भी इरिवर्सिबल हमारा होता है, लॉस ऑफ ऑल ब्रेन फंक्शन। जितना भी आपका ब्रेन के सारे फंक्शन एक ही बार में स्टॉप हो जाते हैं। ठीक है, इसमें तो आपको मतलब इंसान मर ही गया। बट वही मैंने आपको बताया ना कि बॉडी के ऑर्गन्स काम करते रहते हैं कुछ टाइम के लिए। तो इसके अंदर क्या है, आपका हायर ब्रेन फंक्शन और आपके जो रिफ्लेक्सिव फंक्शन होता है ब्रेन से, वो दोनों के दोनों डेड हो जाते हैं। ठीक है, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देखते। ठीक है, ना इसके अंदर कॉन्शियसनेस होती है, ना इसके अंदर कॉग्निशन आपको देखने को मिलता है। नो नो कॉन्शियसनेस, नो कॉग्निशन। ठीक है, उसके बाद और क्या क्या चीजें थी मैंने आपको बताई थी, अगर ना बता पाऊँ तो मैं आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल देना। ठीक है, जो वॉलेंट्री मूवमेंट होती है वो भी नहीं होती। और अगर मैं ब्रेन स्टेम की बात करूँ, ब्रेन स्टेम के अंदर क्या क्या आ जाते हैं, हमारी रिफ्लेक्शन नहीं होते। ठीक है, आप ब्रीथिंग नहीं ले सकते, आपकी प्यूपिलरी मूवमेंट नहीं दिखेगा। उसके बाद क्या नाम है, आपकी हार्ट हार्ट बीट नहीं चलेगी। ठीक है, हार्ट रेट इसके अंदर आपको दिक्कत देखने को मिलेगी। आपको मतलब एक तरह से सारी ही प्रॉब्लम आ जाएगी, रिफ्लेक्स ही नहीं होगा, आई की भी कोई मूवमेंट नहीं होगी। तो ये सारी इसके अंदर आपका हो जाता है। उसके बाद इसी के अंदर आपका होता है जो आपकी रेस्पिरेशन होती है, द पेशेंट इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द वेंटिलेटर। जब आपकी ये कंडीशन आ जाती है, जो पेशेंट होता है आपका, वो कंप्लीटली किस पे चल जाता है, वेंटिलेटर के ऊपर चली जाता है ना। देखते हो कि वेंटिलेटर पे इंसान है, कहते हैं आखिरी टाइम आ गया इसलिए वेंटिलेटर पे, तो उसमें यही वाली कंडीशन होती है, ब्रेन बिल्कुल छोड़ देता है। और इसके अंदर आपको वेंटिलेटर पे है, पर नो डिटेक्टेबल ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। अगर आप ईईजी देखते हैं, फ्लैट ईईजी देखते हैं कि फ्लैट बिल्कुल ईईजी जाती है हमारी, बिल्कुल फ्लैट है, तो आपका ब्रेन कुछ भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा, कुछ भी तो नहीं कर रहा। ठीक है, ये क्यों आती है आपको नॉर्मली अगर बताऊं, होल ब्रेन डेथ ज्यादातर जब देखा जाता है जब आपको ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी आती है, बहुत हाई लेवल की, बहुत ज्यादा मैसिव स्ट्रोक आ रहा है। ठीक है, कार्डिक अरेस्ट के बाद, हार्ट अटैक के बाद आपका हाइपोक्सिया आपको देखने को मिल रहा है, ब्रेन के अंदर स्वेलिंग देखने को मिल रहा है, ब्रेन के अंदर क्लॉटिंग हो गई है, तो आपके होल ब्रेन डेथ आपको देखने को ज्यादातर मिलती है। ठीक है, अब जो हमारा ब्रेन डेथ होता है उसका फर्स्ट पार्ट हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, कॉर्टिकल डेथ। कॉर्टिकल डेथ क्या होती है, जब जो हमारे ब्रेन के अंदर जो कॉर्टिकल होते हैं उसका सेरिब्रल का डेथ हो जाना, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होती है और जो ब्रेन स्टेम है वो फंक्शनिंग करती रहती है, तो हम कहते हैं कॉर्टिकल डेथ। अब इन दोनों में से एक चीज डेथ डेड हो गई है और एक चीज फंक्शन कर रही है, तो क्यों भाई, कैसे क्या सिस्टम चल क्या रहा है। तो हमारा ब्रेन स्टेम जो होता है, जो हमारे रिफ्लेक्स एक्शन वगैरह जो हम करते हैं बॉडी के, वो इसके अंदर आते हैं ब्रेन स्टेम के अंदर। और जो हमारा सेरिब्रल कोर्टेक्स होता है, जो हमारे कुछ फंक्शंस होते हैं, ठीक है, जो हम सोचते हैं, जो हम एक्टिविटी करते हैं, कुछ हम वॉलंटरी मूवमेंट वगैरह करते हैं, वो सारी इसके अंदर आ जाते हैं। मूवमेंट होगी बॉडी की, बोलना चलना, हमें सोचना, ये सारे सेरिब्रल जो हमारा कोर्टेक्स डेथ होते हैं, सेरिब्रल कोर्टेक्स डेथ उसके अंदर आते हैं। और ब्रेन स्टेम के अंदर नॉर्मली हमारा जो आता है वही ब्रीथिंग, जो हम ब्रीथ लेते हैं, हार्ट रेट होता है, ये सारी चीजें आती है। मतलब पर्सन इस कॉर्टिकल डेथ में आप कह सकते हैं कि पर्सन वेंटिलेटर पे है। ठीक है, थोड़ा बहुत उसका बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है, रिलैक्स कर रही है, आंखें भी उसकी लग रहा है कि थोड़ी बहुत मूवमेंट कर रही है, बट उस टाइम पे उसका कॉर्टिकल डेथ हो गया है। सेरिब्रल जो सोचने की समझने की क्षमता, अपनों को पहचानने की क्षमता, कुछ करने की कहने की क्षमता खत्म हो जाती है, तो वो हमारा आता है कॉर्टिकल डेथ के अंदर। अब इसके जो हम कहते हैं कोज क्या क्या आ जाते हैं, अगर हम बात करेंगे तो कोज होते हैं सेरिब्रल हाइपोक्सिया, वाइड स्प्रेड कॉर्टिकल डैमेज या टॉक्सिक कंडीशन। ये तीन तरह के आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। अब जो हमारा सेरिब्रल हाइपोक्सिया होता है, हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया से क्या समझ रहे हैं, जब हमारे ब्रेन के अंदर जो कहते हैं ना कि
ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाती है। इसके अंदर जो हाइपोक्सिया का मतलब क्या, ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है ब्रेन तक ना पहुंच पाना, जब हमारा होता है सेरिब्रल हाइपोक्सिया। तो इसके अंदर क्या होते हैं, जो आपके ना सोच रहे हैं कि जो आपका ब्रेन है ना समझ ही नहीं पा रहा, वो रिएक्ट ही नहीं कर पा रहा उस चीज के रिगार्डिंग, तो सेरिब्रल हाइपोक्सिया हमारा होता है। उसके बाद आपका कॉर्टिकल डैमेज हो जाता है किसी रीजन से, जो आपका जहाँ पे ये मेन फंक्शन होता है आपका ब्रेन का, जो कहते हैं कि हाँ आपका जो ब्रेन है जहाँ से आप सब कुछ कर रहे हो कॉन्शियसनेस है, वहां पे आपका कहीं डैमेज हो जाना, कोई चोट वोट लग जाने उसकी वजह से। एंड टॉक्सिक कंडीशन, वही टॉक्सिक कंडीशन जो होते हैं जो आप अल्कोहल वगैरह लेते हैं, या फिर समटाइम क्या होता है चोकिंग वगैरह हो जाती है, नेक में आपको दिक्कत हो रही है, तो ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है। अब जो सेरिब्रल हाइपोक्सिया है, ये मोस्टली कंडीशन जो हैंगिंग वगैरह के केसेस होते हैं उसमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो चॉक कर देता है, आप जो ब्लड स्ट्रीम होती है वो ऑक्सीजन ब्रेन तक नहीं पहुंचा पाती, बट उस बंदे को हम बचाने की कोशिश कर लेते हैं, वो थोड़ा सा अलाइव आपको देखने को मिल जाता है कि हाँ चलो उसे टाइम से उतार दिया, बट उसके अंदर कॉर्टिकल डेथ हो जाती है। ठीक है, तो सेरिब्रल हाइपोक्सिया की कंडीशन में आपको देखने को मिलता है। अब हम बात करें जो हमारे क्लिनिकल फीचर्स होते हैं जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के डेथ होने के बाद होते हैं उनके रिगार्डिंग। द पर्सन विल बी इन अ डीप कोमा, पर्सन डीप कोमा में चल जाता है, वो अपना लॉस ऑफ पावर ऑफ परसेप्शन खो देता है, बट उसी के साथ साथ बट स्पॉन्टेनियसली उसका जो रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन होता है वो कंटिन्यू रहता है। ठीक है, कि वो सांस भी ले रहा है, ब्लड सर्कुलेशन भी हो रहा है, थोड़ा बहुत रिएक्ट भी कर दे रहा है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ वेजिटेटिव स्टेट ऑफ लाइफ, जिसको हम परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट ऑफ लाइफ भी बोल देते हैं। इसमें क्या हो रहा है, वही हो रहा है ना कि कॉन्शियसनेस खो दी है ब्रेन ने, कॉन्शियस है या नहीं है, बट उसकी जो बॉडी है स्टेम, जो ब्रेन स्टेम है सेल है वो अलाइव है, जैसे कि वो ब्रीथिंग ले रहा है। ठीक है, उसका क्या नाम है, हार्ट के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं persistent vegetative state of life। अब इसके अंदर द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ पीवीएस इज डिफ्यूज ट्रॉमेटिक एक्सोनल इंजरी। अब जो एक्सोनल इंजरीज क्या होती है, जिसमें आपका ब्रेन की जो नर्व फाइबर होते हैं वो टीयर हो जाते हैं, कहीं ब्रेन के अंदर कोई डैमेज हो गया, आपको कोई ब्लंट फोर्स से चोट लगी है, तो क्या है अंदर टीयरिंग हो जाते हैं ब्रेन फाइबर की, तो उसे ट्रॉमेटिक एक्सोनल इंजरी बोलते हैं। इसके अंदर आपको पीवीएस देखने को मिल सकता है, जो डीप कोमा वाली स्टेज है पर्सन की, कि चोट लग जाती है। इवन एक मूवी भी थी कि लड़की ऊपर से गिरती है, सिर्फ एक स्टूल से नीचे गिरती है, तो उस टाइम तो वो खड़ी हो जाती है, रिएक्ट कर लेती है, बट उसके 2 मिनट बाद वो फिर से गिर जाती है, जिससे क्या कह रहा है कि उसे उस टाइम तक थोड़ा सा रिएक्ट किया, फिर उसके क्या नाम है ब्रेन के सेरिब्रल कॉर्टेक्स ने काम करना बंद कर दिया है, वो अलाइव है बट वो अपनी सोचने की परसेप्शन उसे करना है क्या, ये सारी क्षमता खो देती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं द परफ्यूजन ऑफ ब्रेन विल कंटिन्यू। परफ्यूजन ऑफ ब्रेन क्या है, ये हमारा फ्लो ऑफ ब्लड की बात कर रहा है। ठीक है, ब्रेन के अंदर क्या है आपको, क्योंकि देखो अगर ब्रेन स्टेम बचा है तो कहीं ना कोई चांसेस है कि वहां तक ब्लड फ्लो हो रहा है। अब ब्लड परफ्यूजन ऑफ ब्रेन विल कंटिन्यू, तो इसका मतलब इसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, जो बॉडी ब्रेन तक क्या है अपना ऑक्सीजन एंड न्यूट्रन जो होते हैं उसको प्रोवाइड कर रहा है, पहुंचा रहा है, जिसके थ्रू जो ब्रेन के टिश्यूज है वो वर्क कर रहे हैं, तो परफ्यूजन कंटिन्यू रहती है। ब्रेन इज स्टिल रिसीविंग द ब्लड एंड सप्लाई इवन इफ फंक्शन इज इम्पेयर्ड, क्योंकि इसका फंक्शन इम्पेयर्ड हो गया ना, सेरिब्रल कोर्टेक्स तो डेड हो गया है, बट ब्रेन स्टेम वर्क कर रही है, इसलिए इससे हमें पता चल जाता है। सो द ऑर्गेनाइजेशनल एंड रिएक्टिव प्रोसेस इन द ब्रेन विल रिकॉर्ड। अब ब्रेन के अंदर जो रिएक्ट कर रहा है, कोई कोई उसकी इंजरी है, कहीं पे उसको स्वेलिंग आ रही है, कहीं पे नहीं आ रही है, तो इससे हम पता चलते हैं कि परफ्यूजन ऑफ ब्रेन मतलब ऑक्सीजन सप्लाई कंटिन्यू है ब्रेन के अंदर। एंड शो वेरिएबल अमाउंट ऑफ एक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, भाई वो थोड़े थोड़े टाइम पे कोई ना कोई उस पर रिएक्ट करता रहता है, अपनी बॉडी के लिए इंजरी वगैरह को भरने लगता है। ठीक है, हार्मफुल जो स्टिमुलाई है उसके लिए रिएक्ट करने लगता है, आंखों में से पानी आने लग जाता है। ठीक है, जितने डैमेज सेल है उनको वो अपना पूरा प्रिपेयर करने की कोशिश करता है। अब इसके अंदर जो हमारा एक्यूट और क्रॉनिक में हम कैसे बताएंगे कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्या होती है और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन क्या होती है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। एक्यूट इन्फ्लेमेशन एंड हमारा होता है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो होती है हमारी शॉर्ट टर्म के लिए होती है, जो एक बार थोड़े टाइम के लिए आपको देखने को मिलेगी, बट ये आपकी रैपिड रिस्पॉन्स करती है किसी भी चीज के लिए। ठीक है, अगर उसने किसी बात को सुन के रिएक्ट कर दिया है,
ठीक है, तो वो शॉर्ट टर्म पे रैपिड रिस्पॉन्स करते हैं, उसके बाद वो नहीं करेगा कि उसकी उंगली वगैरह हिल गई है या आंसू वगैरह आ गए हैं, तो आपका एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है। ठीक है, कोई भी इन्फेक्शन वगैरह इंजरी होगी उसके लिए रिगार्डिंग क्या रिएक्ट करेगा। उसके बाद क्या होता है, उसके अंदर हमारे क्या होता है, उसके अंदर आपको देखने को मिलता है कि उसकी बॉडी के अंदर स्वेलिंग हो जाती है, हीट पेन होता है, रेडनेस, उसका जो बॉडी का होता है लोअर्स फंक्शन को खोजेगा, पर बॉडी के अंदर आपको रेडनेस वगैरह देखने को मिले तो वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन देख रहा है, एक्यूटली शो कर रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर आप बात करेंगे, आपकी स्किन के ऊपर कट आ जाता है, वैसे उसके ऊपर कट आते ही क्या होता है, रेड हो जाता है, स्वेलिंग आ जाता है, तो वो एक तरह से एक्यूट इन्फ्लेमेशन है। ऐसे ही कोमा की स्टेज में क्या होता है, पर्सन क्या होता है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन शो कर देता है। दूसरा हमारा होता है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। क्रॉनिक के अंदर वही है, लॉन्ग टर्म होता है हमारा, और क्या होता है, ये परसिस्टेंट रिस्पॉन्स करता है, जैसे स्लोली स्लोली, जैसे हमारा धीरे धीरे ऑक्सीजन न्यूट्रिशन ब्रेन तक पहुंच रहे हैं, वैसे ही स्लोली हमारा वर्क करता है। ये हमारे क्या करता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम उसको रिएक्टिव बनाता है। स्टार्टिंग में तो वो काम नहीं करेगा, पर धीरे धीरे वो काम करने लग जाता है। ठीक है, उससे क्या होता है, जो हार्ट की जो डिजीज वगैरह होती है, इन सारी चीजों से वो लिंक रहता है। जैसे कि आपकी कोई स्वेलिंग है, तो उसको वो ठीक करने की कोशिश करेगा, इनसाइडली वर्क करेगा, वो स्लोली स्लोली वर्क करेगा, तो उसको बोलते हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। अब हम बात करते हैं ब्रेन शो ग्लियोसिस। ग्लियोसिस का क्या मतलब होता है, ग्लियोसिस जो होता है एक हमारा रिएक्टिव प्रोसेस होता है, रिएक्टिव प्रोसेस। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे ग्लीलियल सेल होते हैं बॉडी के अंदर, उसके अंदर आपको देखना है प्रोलिफरेट देखने को मिलता है, जो मतलब एक तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है किसी भी इंजरी को, कोई भी डिजीज है, कोई स्कार वगैरह है, उसके लिए रिस्पॉन्स करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसी के साथ साथ मिलके ये करता है। ठीक है, जैसे कोई ब्रेन इंजरीज है, तो उसको ठीक करने के लिए अंदर से जो क्योर करता है उसे ब्रेन शो ग्लियोसिस बोला जाता है। ठीक है, अब ग्लियोसिस भी बहुत सारे तरह के होते हैं, पर हम इतना डिटेल में हम जाएंगे नहीं। पर इसके लिए, ग्लियोसिस के लिए कोई डायरेक्ट ट्रीटमेंट नहीं होता, ये सीधा जो इंजरीज वगैरह हमारी बॉडी के ऊपर आ जाती है, तो क्या नाम, जैसे आपकी इंजरी आ गया, कोई बीमारी हो गया, न्यूरोजेनिक जो डिजनरेशन वाली हमारी डिजीज होते हैं, वो सारे होते हैं। जैसे हमारी बॉडी के ऊपर कोई स्कार आ जाता है ना, किसी भी टिश्यू के ऊपर, जैसे अभी आप की बॉडी पे जिम वगैरह करते हो फिर छोड़ देते हो तो स्कार आ जाता है, वैसे ही स्कार की तरह ये हमारी बॉडी पे आते हैं, और एक बार ये आ जाते हैं तो फिर कंटिन्यूअसली रहती है, वो धीरे धीरे यही वाली कंडीशन हमारे लिए आती है। इसके बाद आती है हमारी टिश्यू रिस्टोरेशन की। टिश्यू रिस्टोरेशन हमारे एक तरह से बॉडी जो प्रोसेस होता है ना, वाइब इज द बॉडी रिपेयर डैमेज टिश्यू टू रिस्टोर देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो वो रिस्टोर कर रहा है उसके जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होते हैं बॉडी के, एंड ये ही इन्वॉल्व करता है जो सेल की रीजनरेशन आपको देखने को मिलती है, कोई भी रिकवरी देखने को मिल रही है, फंक्शनल रिकवरी देखने को मिलती है, तो वहां टिश्यू रिस्टोरेशन वाली हमारी चीज आ जाती है। देन हम बात करेंगे डायस्ट्रोपिक एक्सोन। डायस्ट्रोपिक एक्सोन क्या होता है, ये आपकी बॉडी के अंदर जो एबनॉर्मल स्वेलिंग देखने को मिलती है, डैमेज होते हैं, डीजनरेटिंग एक्सोन होते हैं, वहां पे आप इसको डायस्ट्रोपिक एक्सोन देख सकते हैं, जहाँ पे आपको इम्पेयर्ड फंक्शन, वो इकट्ठे नहीं हो रहे, अलग अलग उसमें हो रहे हैं, अलग अलग टाइम लैप्स में हो रहे हैं, तो वो होते हैं। इसके अंदर आपको देखने को मिले कुछ एनलार्ज हैं, कुछ आपके स्मॉल हैं, एंड आपको मतलब अलग अलग उस तरह के देखने को मिलते हैं। अब आपकी बात करते हैं हम एंडोथीलियल एंडोथीलियल हाइपरट्रॉफी। एंडोथीलियल हाइपरट्रॉफी क्या होती है, ये हमारी सेम ही चीज है एक तरह से, इसके अंदर भी आपको एनलार्जमेंट, एबनॉर्मल एनलार्जमेंट देखने को मिलते हैं। प्लस इसके अंदर कहाँ देखने को मिलती है, ये आपको जो आपके एंडोथीलियल होते हैं। एंडोथीलियल सेल कौन सा होता है हमारा, एंडोथीलियल सेल कौन सा होता है, ये हमारा जो सेल आपका ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग होती है, जो आपकी ब्लड वेसल है इसकी जो लाइनिंग है उसको हम एंडोथेलियल सेल कहते हैं। उसके अंदर आपको देखने को मिलता है कोई स्ट्रेस, खिंचावट, स्वेलिंग, या उसके अंदर कोई इंजरी, कोई इन्फ्लेमेशन, वहां पे आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको एबनॉर्मल एनलार्जमेंट देखने को मिलते हैं कि यहाँ पे स्वेलिंग हो गई है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गई है, तो ये आपके एंडोथेलियल हाइपरट्रॉफी कंडीशन देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन की, जो हमें सेरिब्रल कॉर्टेक्स डेथ होती है उसके अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं उस चीज के रिगार्डिंग। तो इन द परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट ऑफ डेथ के टाइम पे क्या होता है, पीवीएस तो मैंने आपको अभी बताया था। पीवीएस क्या होता है, जिसमें क्या हुआ, हमारी ब्रेन स्टेम अलाइव है, बट जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है उसकी डेथ हो गई है, और पर
सिस्टिव वेजिटेटिव स्टेट ऑफ लाइफ, थोड़ा बहुत उस पर रिएक्ट कर लेते हैं, कोमा की जो स्टेज आ जाती है, ठीक है। द पेशेंट इज ससेप्टेबल टू कॉम्प्लिकेशन। तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन उस टाइम उस पेशेंट को आ सकते हैं पीवीएस की, जब वो कोमा के अंदर है वेंटिलेशन पे, तो इसके अंदर ये कॉम्प्लिकेशन हम डिस्कस करते हैं। लाइक एस्पिरेशन निमोनिया। एस्पिरेशन निमोनिया एक हमारा बहुत बड़ा कहा जाता है, जिसमें आपको देखने को मिलता है जो फूड वगैरह होता है, जो स्लाइवा होता है, और जो हमारा स्टमक का कंटेंट होता है, वो उनकी वजह से क्या होता है, इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, और वो क्या नाम है, आपके लंग्स वगैरह के अंदर भी जा सकता है। तो एस्पिरेशन निमोनिया आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इसलिए ये कब देखने को मिलता है, जब भी कोई पेशेंट क्या होता है, अनकॉन्शियस है, अनकॉन्शियसनेस उसके अंदर दिखा रहे हैं, या उसके अंदर स्ट्रोक आया है, या उसकी फीडिंग ट्यूब में कोई दिक्कत हो गई, तो एस्पिरेशन निमोनिया उसके अंदर देखने को मिलता है। और ये जब आपको सिम्टम देखने को मिलता है, उस टाइम क्या होता है, पर्सन के अंदर आपको देखने को मिलता है कि उसको फीवर हो गया है, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिल रहा है, चेस्ट के अंदर पेन है। तो ये आपका कॉमन सिम्टम जो होते हैं वो देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। एट लास्ट के अंदर रेस्पिरेशन निमोनिया जब अगर पेशेंट के अंदर हो जाती है, तो वही रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है, रेस्पिरेटरी फेलियर। तो आपको पता है जब सेरेब्रल कॉर्टेक्स की डेथ होती है, तो इसमें हमारा कुछ ये क्या नाम है, ये इरिवर्सिबल तो होता है, पर कुछ चीजें फंक्शन करती रहती है, जैसे रेस्पिरेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया। तो वही अगर ये वाली सिचुएशन बन जाते हैं, तो रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है। आप देखो इस ब्रेन स्टेम क्या नाम है, इसके अंदर आपके ब्रेन डेथ के अंदर दो चीजों के अंदर दिक्कत आ गई, ब्रेन के अंदर आ गई, रेस्पिरेशन के अंदर आ गई, तो फिर चांसेस जो होते हैं ना पेशेंट के, बहुत कम रह जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका सिम्टम देखने को मिलता है, उसको आप एस्पिरेशन निमोनिया बोल सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं बैड सोर। बैड सोर क्या होती है हमारी, जब भी हमारा पेशेंट है, तो उसकी क्या स्किन के अंदर है ना, प्रेशर वगैरह आप देखोगे, कट वगैरह करोगे, ब्लड सप्लाई की कटिंग करोगे, तो आपको उसके अंदर ब्रेकडाउन देखने को मिलता है टिश्यूज के अंदर, ठीक है। तो ये आपको बैड सोर देखने को मिलता है, जो बोनी एरिया होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जैसे लाइक हिल सैक्रम हिप वगैरह हो गए, वहां पे आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या होते हैं, रेडनेस आपको देखने को मिलेगी, जो पहली स्टेज आएगी, और लास्ट में जो स्टार्टिंग में जो फर्स्ट स्टेज है रेडनेस होगी, और जब लास्ट स्टेज आएगी, फोर्थ फिफ्थ जो भी स्टेज होती है इसकी, उसके अंदर आपको लो इन्फेक्शन वगैरह देखने को मिल रहा है, रेडनेस बहुत ज्यादा हो गई है, और बहुत ज्यादा इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है, टिश्यूज वहां से क्या है, घटने लग जाएंगे, डिकम्पोज होने लग जाएंगे, ये वाली स्टेट इसके अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। अब ये कब आती है, जब आपको सेवरल इन्फेक्शन हो जाता है, जब हमारे वाइट सोर आती है, यहाँ इसके कॉम्प्लिकेशंस में देखने को मिलते हैं। अब सेप्सिस, पहले हम सेप्सिस यूरिनरी इन्फेक्शन ड्यू टू कैथेटराइजेशन। सेप्सिस क्या होता है, सेप्सिस हमारा ये एक तरह का इन्फेक्शन है, जो कि हमारा स्प्रेड होता है कहाँ पे, जो हमारी ब्लड स्ट्रीम होती है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो हमारे इन्फेक्शन स्प्रेड करता है, उसको हम सेप्सिस बोलते हैं, जो हमारा पूरा धीरे धीरे इन्फ्लेमेशन पूरा पूरा उसमें के अंदर क्या है, फैल जाता है। तो जो सेप्सिस होता है, डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जो होता है, इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, बॉडी के अंदर, उसमें हम सेप्सिस है। सेप्सिस के अंदर आपके जो यूटीआई इन्फेक्शन होते हैं, कोई वूंड वगैरह हो गया, निमोनिया हो गया, कोई भी इन्फेक्शन होता है, उसको हम सेप्सिस बोल देते हैं। और ये इसके भी आप सिम्टम अगर देखोगे, तो फीवर या हार्ट बीट स्लो हो जाती है, ब्लड प्रेशर, कंफ्यूजन, ऑर्गन फेलर, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलते हैं। तो और एक और चीज, सेप्सिस की अगर कोई कंडीशन आ रही है, उस टाइम पे क्या होता है, मल्टीपल मल्टीपल ऑर्गन फेलियर वाली आपको कंडीशन देखने को मिल सकते हैं। तो ये आपके यूजनेट में पूछ सकता है, तो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो सकते हैं सेप्सिस की कंडीशन में, ठीक है। अब हम इसके अंदर यूटीआई, जो मैं यूटीआई की बात करी, यूरिनरी इन्फेक्शन जो होता है हमारा, सेप्सिस यूरिनरी इन्फेक्शन ड्यू टू कैथेटराइजेशन। अब ये क्या होता है, जो हमारा हमें क्या कर रहा है, जो बैक्टीरिया वगैरह होता है, वो हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर हो जाता है, उस बैक्टीरिया के लिए हम ये कैथेटराइजेशन वर्ड यूज कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, पर्सन को क्या है, बर्निंग सेंसेशन होगी, यूरिन के अंदर बर्निंग होगी, इवन स्मेल भी उसके अंदर बैड स्मेल होगी, फाउल स्मेल हम जो बोलते हैं, वो वाली स्मेल उसके अंदर देखने को मिलेगी। इसलिए क्या हो, उस टाइम पे जो पेशेंट के ना हाइजीन वगैरह मेंटेन की जाती है, हाइजीन रखा जाता है, ठीक है। देन हमारा आता है मस्कुलर एट्रोपी। मस्कुलर एट्रोपी क्या होता है, इसका एक और नाम हम बोल सकते हैं मस्कुलर वास्टिंग। मस्कुलर वास्टिंग ये क्या होता है, हमारे जो मसल्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं, मसल्स के अंदर आपको वीकनेस देखने को मिलती है, ठीक है।
ये मतलब कोई पेशेंट है आईसीयू के अंदर काफी टाइम से, वो पैरालाइज्ड कंडीशन में होता है, और कितने टाइम से वो बेड के ऊपर बैठा हुआ है, जब उसके अंदर मस्कुलर एट्रोफी देखने को मिलती है, मतलब मस्कुलर वास्टिंग देखने को मिलती है। ठीक है, ये कब आती है? जब वीकनेस होती है बॉडी, अब वो बेड पे पड़ा है तो वीकनेस हो चुकी है, डिफिकल्टी हो रही है, सांस वगैरह वो ले नहीं पा रहा अच्छे से, उसे रिस्क है, मतलब बहुत सारी चीजों का बॉडी के अंदर, जब ये आपको देखने को मिलता है। तो ये चीज आप कैसे क्योर करते हो उस टाइम पेशेंट की? तो थेरेपीज दी जाती है ना, पेशेंट को फिजिकल थेरेपी दी जाती है, उसकी मूवमेंट की जाती है बॉडी की, तो मस्कुलर एट्रोफी से हम बच सकते हैं। देन आता है हमारा डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीप वेन थ्रोम्बोसिस क्या होता है? ये आपकी ब्लड क्लॉट जो होती है ना, वो ब्लड क्लॉट देखने को मिलती है जो हमारी डीप वेन्स होती है उसके अंदर। ठीक है, ये क्यों होती है ब्लड क्लॉट? क्योंकि आप इमोबिलिटी शो कर रहे हो, आपका पुअर सर्कुलेशन हो गया है, आप बिल्कुल एक रेस्ट पोजीशन पे, इसलिए आपको डीप वेन थ्रोम्बोसिस देखने को मिलती है। इसके सिम्टम क्या होते हैं? वही जो अभी आप बेड सोर की बात हुई थी, आप बैठे रहते हो ना, स्वेलिंग वगैरह हो जाते हैं, पेन हो गया, रेडनेस हो गई बॉडी के अंदर, तो देखने को मिलते हैं। इवन ये आपका जितने भी आपके पल्मोनरी इम्बेलिज्म होते हैं उसके ऊपर से भी कंट्रोल खो देते हैं। ठीक है, देन आता है पल्मोनरी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। पल्मोनरी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म क्या होता है? ये ब्लड क्लॉट जो होती है आपकी आपकी बॉडी के अंदर, जो लंग्स वगैरह के अंदर जा रही है, वहां पे ब्लड क्लॉट हो जाते हैं, लंग्स के अंदर ब्लड नहीं जा रहा। ठीक है, और उसके अंदर क्या होते हैं? ब्लॉकेज देखने को मिलती है, जो आपकी लंग्स के थ्रू, लंग्स तक आपकी ब्लड सर्कुलेशन जा रहा है, वहां आपकी ब्लॉकेज देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आपको ब्लॉकेज होगी तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आपको देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से क्या होगा? आपका क्या है, चेस्ट के अंदर पेन होता है, चेस्ट के अंदर पेन होगा। देन आपकी हार्ट बीट कभी बढ़ेगी कभी धीरे हो जाएगी, कफ आएगा, कफ के साथ साथ आपका ब्लड भी आएगा। तो ये एक तरह से ये बहुत ज्यादा फैटल हो जाती है बॉडी के अंदर, और क्या नाम है, अगर ये ट्रीट नहीं की जाए, इमिडिएटली इसके रिगार्डिंग नहीं कुछ सोचा जाता, तो डेथ 100% क्या बोल सकते हैं कि हाँ, डेथ के चांसेस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको डिस्कशन दिया है, तो ये सारी की सारी चीजें हमारी क्या है, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स की डेथ होती है, जहाँ पे सेरिब्रल कॉर्टेक्स की डेथ हो गया बट ब्रेन स्टेम डेथ वर्क कर रहा है, कि थोड़ी बहुत मूवमेंट उसके अंदर आती है, वहां पे आपको ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट अपना, ब्रेन स्टेम डेथ, है ना। मैंने आपको ब्रेन डेथ के बारे में पढ़ा रही हूँ, उसमें हमने पहला सेरिब्रल कॉर्टेक्स डेथ हमने डिस्कस कर लिया, अब सेकंड है हमारा ब्रेन स्टेम डेथ। ये क्या होता है? इट इज द स्टेट द ब्रेन स्टेम इज डेड। ब्रेन स्टेम इसके अंदर डेड हो जाती है। अब ब्रेन स्टेम आपको पता है किस लिए होती है? हमारी जो हम ब्रीथ लेते हैं ब्रीथ के लिए होती है, हार्ट रेट के लिए होती है, और जो हमारा कॉन्शियसनेस वगैरह जो हम शो करते हैं थोड़ी बहुत, उसके लिए होता है। ठीक है, ये तीनों के तीनों फंक्शन इसके अंदर होते हैं। इसकी डेथ हो जाती है। द सेरिब्रम में बी इंटैक्ट, और जो हमारा सेरिब्रियम कॉर्टेक्स होता है वो हमारा इंटैक्ट रहता है, जिसमें क्या नाम है हमारा परसेप्शन वगैरह जो हम सोचते हैं, है ना, कॉग्निटिव थिंकिंग, ये आपका अलाइव रहता है, पर जो ब्रीथ एंड हार्ट रेट एंड कॉन्शियसनेस ये हमारी डेड हो जाती है। एंड द इम्पल्स फ्रॉम इट आर कट ऑफ बाय द ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम के थ्रू जो होता है, जो ब्रीथ हार्ट कॉन्शियसनेस ये जो हमारा काम करता है, उसके हमारे इंपल्स कट ऑफ हो जाते हैं। इन द ब्रेन स्टेम डेथ द वाइटल सेंटर दैट कंट्रोल रेस्पिरेशन इज लॉस्ट। आपको पता है ब्रेन स्टेम जो है वो कंट्रोल कर रही है ब्रीथ पे, हार्ट रेट पे, कॉन्शियसनेस पे, तो इससे जो रेस्पिरेशन का है ना, ये हमारा इससे कट ऑफ हो जाता है जब इसकी डेथ हो जाती है। सो देयर विल बी नॉट बी स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन, आपको रेस्पिरेशन देखने को नहीं मिलता, बहुत दिक्कत आती है। एंड उसके अंदर जो सर्कुलेशन होता है उसमें भी वो भी मेंटेन नहीं रह पाता, वो भी एक तरह से बहुत वो हो जाता है, इनएजुकेट। ठीक है, पेशेंट इज अनकॉन्शियस, इसके अंदर पेशेंट अनकॉन्शियस है बिकॉज द असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम लोकेटेड एट द फ्लोर ऑफ एडुकेट इज डैमेज। जो इसका रेटिकुलर एक्टिवेशन होता है वो एक तरह से डैमेज हो गया ना, ब्रेन स्टेम कॉन्शियसनेस, तो इसलिए इस रीजन की वजह से क्या होता है, पर्सन जो होता है अनकॉन्शियस हो जाता है। अब इसके अंदर जो हमारी ईईजी होती है, उसका जो पैटर्न देखने को मिलता है वो सेरिब्रल एक्टिविटी शो करता है ना। सेरिब्रल एक्टिविटी क्या होती है? जो आपका नॉर्मली जो चीजें होती है हमारी परसेप्शन वगैरह, वो आपका शो करेगा, पर्सन सोच पा रहा है, समझ पा रहा है, देख पा रहा है कि हाँ इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है। सेरिब्रम इज लिविंग बट इट इज कट ऑफ फंक्शनली बाय द ब्रेन स्टेम। तो सेरिब्रम लिविंग है बट इसका जो फंक्शनली ब्रेन स्टेम के साथ कट ऑफ हो जाता है। द पर्सन विल बी डीपली कोमेटोज, तो वो कोमेटोज वही डीप स्लीप में चला जाता है, एक तरह से कि वो बहुत गहरी नींद में है। ठीक है,
अनकॉन्शियस हो जाता है, अनरिस्पॉन्सिबल हो जाता है, कोई स्टिमुलेशन नहीं करता, ठीक है, और वो अवेक उठता भी नहीं है, ठीक है, उठ के कोई रिस्पॉन्स भी नहीं कर सकता, तो बॉडी वो है और वो आगे कुछ नहीं करती। अब ये ईईजी क्या है, थोड़ा सा इसका भी देख लो। ईईजी आपने पढ़ा ही होगा, इलेक्ट्रो इंसेफ्लो इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम हमारा एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है जो ब्रेन की, वो इलेक्ट्रोड के फॉर्म में जो स्काल्प में चल रहे हैं उसको हमारा शो करता है एक स्क्रीन के अंदर। उससे क्या पता चलता है जो भी ब्रेन डिसऑर्डर होते हैं, सीजरिंग होती है या फिर ब्रेन की इंजरीज होती है या कोमा स्टेट होती है, वो इसके अंदर इजिली विजिबल हो जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर कोज की, जो ब्रेन स्टेम की है वो क्या क्या कोज लेके आते हैं। अब ब्रेन स्टेम आपको मैंने बताया वो कंट्रोल ओवर रखता है रेस्पिरेशन वगैरह पे हमारा, सॉरी ब्रीथिंग के ऊपर, हार्ट रेट के ऊपर, कॉन्शियसनेस, भाई ब्रीथिंग रेस्पिरेशन हो गया हमारा, तो इसके ऊपर करता है। ब्रेन स्टेम के अंदर क्या होता है, वही अपना डेड हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है, कोमा वगैरह वाली ये वाली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आ जाती है पेशेंट के अंदर। और ये आपका ज्यादातर ब्रेन स्टेम आपको कब देखने को मिलता है, ये आपको देखने की वजह जो हमारे कार एक्सीडेंट हो गए या कोई छत से गिर गया है, फॉलिंग का कोई केस हो गया है, स्ट्रोक्स हो गए हैं, ट्यूमर वगैरह है, स्वेलिंग है, इसकी वजह से आती है। इसके अंदर मेन यही है, स्टार्टिंग लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस कंप्लीटली खो देता है पर्सन, और ब्रीथिंग पैटर्न चेंज होता है, उसके साथ साथ सर्कुलेशन में भी दिक्कत आती है, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या कह रहे हैं, ब्रेन स्टेम इंजरीज हमारी हो जाती है, तो ये तो यही होती है हमारी। इसके बाद है सेरिब्रल एडिमा। सेरिब्रल एडिमा क्या होता है, ये हमारी होती है ब्रेन के अंदर स्वेलिंग, कि जो हमारा ब्रेन है उसके अंदर जो एक तरह से स्वेलिंग हो जाना। इस स्वेलिंग का क्या मतलब है, एक्सिस फ्लूइड जो होता है वो उसके अंदर फिलअप हो जाना, ठीक है। जैसे कोई हमारी ब्रेन इंजरी हो गई है, बाहर से एक्सटर्नली दिख रही है, चोट लग गई, पर इंटरनली पता चल रहा है उसका कि इम्पैक्ट, तो एक्सिस फ्लूइड वगैरह भर जाता है, उसे सेरिब्रल एडिमा बोलते हैं। और उसकी वजह से क्या है, वहां पे स्वेलिंग शो होती है, और यही हमारा रिजल्ट होता है किसी भी ट्रॉमा, स्ट्रोक या इन्फेक्शन या ट्यूमर उसके रिगार्डिंग। और जैसे जैसे हमारी स्वेलिंग इंक्रीज होती जाती है, जैसे जैसे स्वेलिंग इंक्रीज होगी, उसके अंदर प्रेशर जो होगा स्कल के अंदर इनसाइड, वो भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा, वो भी बढ़ता जाएगा, जिससे क्या ब्रेन डैमेज हो जाता है। ब्रेन डैमेज, क्योंकि आपको पता है ब्रेन के अंदर आपको स्वेलिंग देखने को मिल रही है, तो प्रेशर बनेगा, प्रेशर की वजह से क्या होगा, हमारा ब्रेन डैमेज देखने को मिलता है, और उसी की वजह से क्या है, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, कंफ्यूजन, वॉमिटिंग, कोमा, ये वाली कंडीशन देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं इंट्राक्रैनियल प्रेशर, ठीक है। इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज जो होता है, इसको ये एक तरह से आईसीपी भी आप बोल सकते हैं, इसकी फुल फॉर्म भी आ सकते हैं आईसीपी। इंट्राक्रैनियल प्रेशर क्या होता है, जो हमारा स्कल होता है एक तरह से फिक्स स्पेस के अंदर है। सो जैसे ये स्कल है, इसके अंदर स्कल है, यहाँ आपके मसल्स आपको देखने को मिल जाते हैं, ये स्कल एक फिक्स स्पेस के अंदर है। अगर यहाँ पे आपको कोई स्वेलिंग देखने को मिलेगी मसल्स में, या किसी भी उसमें क्या नाम है, कोई भी पार्ट में स्वेलिंग देखने को मिलेगी, ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, कहीं भी मांस वगैरह जम जाता है, तो उसी की वजह से क्या होता है, इसी के अंदर प्रेशर इंक्रीज होता है, ठीक है। वही प्रेशर हमारा जब प्रेशर अंदर बनने लग जाएगा, बहुत ज्यादा बन गया है, बढ़ गया है, तो क्या है, वहां पे एक तरह से हमारी ब्लड की सप्लाई रुक जाती है, ठीक है, ब्लड सप्लाई वहां पे रुक जाता है। अब ब्लड कट ऑफ हो जाएगा, तो इसकी वजह से क्या है, ब्रेन डेथ होता है हमारा, ठीक है। इसके अंदर ब्रेन हेमरेज हो गया हमारा, ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरीज हो गई, ये सारी, और सिम्टम आपको वही देखने को मिलते हैं जो हमारे सीवियर हेडेक, वॉमिटिंग, विजन प्रॉब्लम, कॉन्शियसनेस का जाना, ठीक है, बीपी का हाई होना, जो हार्ट रेट है उसका लो होना, ये सारी चीजें दिखती है। इन कॉर्टिकल और ब्रेन स्टेम डेथ while the person is on ventilator, कॉर्टिकल या हमारे ब्रेन स्टेम डेथ जब भी होती है, जब पर्सन इनमें से मतलब कोई कुछ भी हो, तो पर्सन इज ऑन वेंटिलेटर, ओनली वन पार्ट ऑफ द ब्रेन इज डेड। इनके अंदर अगर एक पार्ट डेड है, तो आइदर कॉर्टेक्स और ब्रेन स्टेम इन, या तो कॉर्टेक्स और ब्रेन स्टेम, तो कई कंट्रीज में क्या होता है, ये एक स्टेट कहा जाती है पेशेंट के लिए, ये क्रिएट कर रही है मेडिकल, फॉरेंसिक, मोरल, सोशियोलॉजिकल, लीगल एंड एथिकल प्रॉब्लम्स को, इस चीज को नाम दे दिया जाता है। बट इन मैनी कंट्रीज लाइक, अगर हम इंडिया की बात करेंगे, तो ब्रेन स्टेम डेथ जो हो जाता है, इसे कंसीडर करता है एज अ डेथ ऑफ अ पर्सन, क्योंकि प्रैक्टिकली लाइफ इज नॉट इम्पॉसिबल। ब्रेन स्टेम अगर डेथ हो गया, क्यों कॉन्शियसनेस वो डीप स्लीप में चला गया, तो लाइफ पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम डेड डिक्लेयर कर देते हैं पर्सन को कि वो डेड हो गया। इन सम कंट्रीज लाइक जापान, जापान के अंदर है कि अगर आपका कॉर्टिकल और ब्रेन स्टेम दोनों डेथ है, डेड हुए हैं, जब भी हम पर्सन को एक तरह से डेड डिक्लेयर करेंगे, जिसे क्या है, होल ब्रेन डेथ कहते हैं, ठीक है।
अब इसका जो थर्ड पॉइंट है हमारा होल ब्रेन डेथ। होल ब्रेन डेथ में क्या होता है, जब हमारा डेथ कंप्लीटली डेड हो जाता है, जिसके अंदर आपका कॉर्टिकल एंड ब्रेन स्टेम के जो फंक्शन होते हैं वो पूरी तरह से बंद हो जाते हैं और वो इरिवर्सिबल होते हैं, कि कोई भी चांस नहीं होता कि वो रिवर्सिबल हम उसको कर सके या उसको ठीक कर सके। अब जैसे इसमें कॉर्टिकल, कॉर्टिकल क्या होता है मैंने अभी आपको बताया था। कॉर्टिकल जो होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स वाला जो पार्ट होता है, जो कि हमारा कॉन्शियसनेस के रिगार्डिंग बात करता है, कि हम कॉन्शियसनेस जो हम शो करते हैं बॉडी के अंदर वो इसी के थ्रू शो करते हैं। देन हमारी ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम जो होता है आपका जो ब्रीथिंग होती है, ठीक है, हार्ट रेट जो चलती है, आपका रिफ्लेक्स करते हो किसी भी चीज को देख के रिफ्लेक्ट करो, वो आपका ब्रेन स्टेम होता है। ये दोनों के दोनों फंक्शन जब स्टॉप हो जाते हैं तो हमारा होल ब्रेन डेथ हो जाता है। अब ये जो डेथ हुई है इसके होने के बाद क्या होता है, even if the person is on ventilator there will be aseptic necrosis and softening of brain। आपको एसेप्टिक नेक्रोसिस एंड सॉफ्टनिंग ऑफ ब्रेन देखने को मिलते हैं। एसेप्टिक नेक्रोसिस क्या होती है कि जो हमारा रेफर करते हैं सेल डेथ है, ठीक है, सेल डेथ मतलब जो नेक्रोसिस होती है हमारे अंदर, जो ब्रेन होता है नॉर्मली अगर मैं कहूँ जो सेल डेथ होती है इन द ब्रेन टिश्यू ड्यू टू लैक ऑफ बॉडी सप्लाई। बॉडी के अंदर जो क्या होते हैं अपना ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता, जिसे इस्चीमिया बोलते हैं हम, या आई हाइपोक्सिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका एसेप्टिक नेक्रोसिस देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से आपके सेल डेथ हो जाते हैं। देन सॉफ्टनिंग ऑफ ब्रेन, सॉफ्टनिंग ऑफ ब्रेन के लिए आपकी एक और लाइन यूज की जाती है यहाँ पे आपके लिए, इंसेफ्लो मलेशिया, इंसेफ्लोमलेशिया, सॉफ्टनिंग ऑफ ब्रेन। ये कब ओकर होते हैं, जब जो आपके नेक्रोटिक टिश्यूज जो होते हैं वो स्ट्रक्चरली अपनी इंटीग्रिटीज को लूज कर देते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, स्पंजी टाइप के हो जाते हैं। तो ये चीज इसके अंदर आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और होल ब्रेन डेथ एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं। अब होल ब्रेन डेथ तो आपको पता है मेडिकली इसको कंसीडर किया जाता है कि डेथ ऑफ द पर्सन, क्योंकि ये बाद में ठीक ही नहीं हो पाता। अब इसके जो की फीचर्स अगर मैं कहूँगी, जब भी हमारी होल ब्रेन डेथ होती है तो यहाँ पे इसके की फीचर्स कहा जाता है कि इसने लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस खो दिया पर्सन ने, उसके साथ साथ उसका जो कॉग्निटिव फंक्शन है वो भी उसने हो, जो उसकी सोचने समझने की क्षमता है, जैसे वो माइंड को दौड़ाता है, उसकी जो अवेयरनेस है वो सामने वाले को नहीं पहचान पाएगा, वो अवेयर नहीं होगा उस चीज से, कोई भी अवेयरनेस नहीं होती उसका। थॉट जो होता है, थॉट में भी दिक्कत आपको दिख रहा है, थॉट कुछ सोच नहीं पाता, वहां भी आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिलता, स्टिमुलेशन आपको नहीं देखने को मिलती, उसकी जो मूवमेंट होती है वो आपको देखने को मिलती, ये सारी की सारी चीजें नहीं देखने को मिलती, ठीक है। अब वही इसी के अंदर अगर सेकंड बोलते हैं हम ब्रेन स्टेम डेथ, ब्रेन स्टेम में वही आता है हमारा, जो अपनी आईज होती है प्यूपलरी जो रिफ्लेक्शन देखते हैं आईज के अंदर, वो आपको देखने को नहीं मिलती, ठीक है। नो प्यूपलरी रिफ्लेक्शन, नो कॉर्नियल रिफ्लेक्शन, जो आपका रिफ्लेक्स होता है, नो जो आपका कफ रिफ्लेक्स होता है ना, आपको वो देखने को मिलता है, ऑक्यूलर रिफ्लेक्स आपको नहीं देखने को मिलता, ये सारी चीजें आपको यहाँ देखने को नहीं मिलती। इवन जो आपकी ब्रीथिंग होती है ना, क्योंकि इसके अंदर ब्रीथिंग भी आ जाती है आपकी, नो स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग आपको देखने को मिलती है, कि ब्रीथिंग है ही नहीं, एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग देखने को मिलेगी, जिसे हमें जब कहते हैं ना एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एपनिया, ठीक है। एपनिया वाली कंडीशन भी इसमें देखने को मिलती है। अगर पर्सन को हम रिमूव करते हैं वेंटिलेटर से, जब हम उसके अंदर एपनिया टेस्ट करते हैं जिसमें पता चलता है एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग देखने को मिल रही है। फ्लैट ईसीजी देखने को मिलती है, जैसे आप कहते हैं पर्सन की क्या है, उसकी ब्रेन इलेक्ट्रिसिटी जो एक्टिविटी होती है वो बंद हो जाती है, ईईजी जो आपकी आ रही है वो आपको फ्लैट देखने को मिलती है, ठीक है। आपको कोई ब्लड फ्लो देखने को नहीं मिलता। तो ये सारे के सारे आपके होल ब्रेन डेथ के अंदर आते हैं। अब ये कैसे कोज कैसे हो रहा है, इसका मतलब क्या है, क्यों हो रहा है, यही आपकी जब सीवियर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी होती है, या कोई भी आपका मैसिव स्ट्रोक आया है, प्रोलॉन्ग कार्डिक अरेस्ट है, जिसमें आपकी ऑक्सीजन सप्लाई रुक गई है, लैक हो गई है, धीरे हो गई है, कम हो गई है, ब्रेन हेमनेशिया आपको देखने को मिल सकता है, जिसमें आप कहते हैं ब्रेन के अगर प्रेशर जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है, डिस्ट्रॉय कर देता है ब्रेन टिश्यूज को। उसके साथ साथ आपको सेप्सिस की भी कंडीशन देखने को मिलती है। अब सेप्सिस क्या होते हैं, सेप्सिस आपके होते हैं जो ब्रेन के अंदर इंफ्लामेशन देखने को मिलती है, वो आपकी सेप्सिस होती है। तो ये सारी सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है होल ब्रेन डेथ के अंदर।
अब विद इन 3 to 5 days, 3 से 5 दिन में अगर वेंटिलेटर पे पर्सन, देयर विल बी अ वाइड स्प्रेड ब्रेन डिस्ट्रक्शन ड्यू टू लैक ऑफ परफ्यूजन ऑफ ब्रेन विच इज कॉल्ड अ पैन नेक्रोसिस। पैन नेक्रोसिस क्या होती है? नॉर्मली अगर मैं बात करूं, पैन नेक्रोसिस हमारी कहती है जब भी हमारा क्या नाम है, बॉडी के अंदर हम कहते हैं ना पैन नेक्रोसिस, जब भी आपका कंप्लीटली और टोटल नेक्रोसिस देखने को मिल रही है। ठीक है, नेक्रोसिस जहाँ पे ब्लड सप्लाई आपको देखने को मिल रही है कि रुक गई है ब्रेन टिश्यूज के अंदर, उसके टाइम पे आपको पैन नेक्रोसिस देखने को मिलते हैं, जहाँ पे आपका जो एंटायर ब्रेन रीजन होता है ना, वहाँ पे आपका एक्सटेंसिव हाई लेवल तक जो होती है वो फैल जाते हैं। तो लैक ऑफ परफ्यूजन ऑफ ब्रेन विच इज कॉल्ड अ पैन नेक्रोसिस। द ब्रेन विल बी सॉफ्टन एंड इज कॉल्ड रेस्पिरेटर ब्रेन। आपका जो ब्रेन हो जाता है सॉफ्टर हो जाता है। सॉफ्टनिंग वही वो अपना जो उसकी जो कनेक्टिविटी होती है, टाइटनेस होती है, वो उसको लूज कर देता है, जिसको आप रेस्पिरेटर ब्रेन बोलते हैं। द ब्रेन विल बिकम ग्रे, ब्रेन ग्रे हो जाता है, डस्की इन कलर का हो जाता है एंड सॉफ्ट हो जाता है एंड बिकम्स नियर लिक्विड। लिक्विड टाइप का आपका ब्रेन हो जाता है, जो उसकी सॉलिडिटी होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। ठीक है, अब जो नॉर्मली अगर मैं बताऊँ, रेस्पिरेटरी जो ब्रेन था हमारा, वही कंडीशन है जब लिक्विफेक्टेड नेक्रोसिस हो जाती है, आपके ब्लड नहीं जा रहा, लिक्विडिटी आपके अंदर उसके अंदर शो हो रही है, ऑटोलाइसिस जो अपने आप से धीरे धीरे जो डिकम्पोज होने लग जाता है, जब रेस्पिरेटरी ब्रेन हमारा होता है। दिस शुड बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ब्रेन इन persistent vegetative state where in the perfusion to brain is maintained। जो परफ्यूजन टू ब्रेन है वो मेंटेन है। अब परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट मैंने आपको बताया था, जहां पे क्या होता है, आपका जो ब्रेन होता है लूज कर देता है कॉग्निटिव फंक्शन, अवेयरनेस जो होती है, और उसके साथ साथ उसका जो ब्रेन स्टेम है वो रिफ्लेक्शन भी ऑटोमेटिक फंक्शन करना बंद कर देता है। वो थोड़ा थोड़ा आपको रिटेन करता हुआ दिखेगा, पर वो बंद कर देता है। ठीक है, अब ये जो होता है परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट जो होती है, ये भी आपकी कब होती है? वही जब ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज होती है। ठीक है, हाइपोक्सिया हो गया, ब्लड सप्लाई रुक गया है, सीवियर स्ट्रोक आ गया पर्सन के अंदर, जब आपको परसिस्टिव आपको ये स्टेट देखने को मिलते हैं। अगर मैं आप इनमें आपको बताऊं, डिफरेंस बताऊं, तो पैन नेक्रोसिस में अगर आप नॉर्मली देखोगे तो आपको कंप्लीट जो होते हैं, कंप्लीट जो आपके ब्रेन टिश्यूज की डेथ होती है, वही नेक्रोसिस हो रही है, ब्लड सप्लाई रुक रही है, तो कंप्लीट ब्रेन टिश्यूज की डेथ हो जाती है। उसके बाद पेन नेक्रोसिस में आपका ये देखने को मिलता है। देन आपको जो रेस्पिरेटरी ब्रेन होता है, आपको लिक्विफिकेशन देखने को मिलती है। ठीक है, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। उसके बाद मैं आपको पीवीएस की बताऊं, परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट के बारे में बताऊंगी। तो इसमें जो होता है आपके जो ब्रेन स्टेम और कॉर्टिकल जो होता है, इसमें से कॉर्टिकल आपका बिल्कुल डैमेज हो जाता है, कॉर्टिकल बिल्कुल डैमेज हो जाता है, और जो आपका ब्रेन स्टेम जो बचा हुआ होता है वहां पे आपको इंटैक्ट दिखेगा, पर वो वैसे काम नहीं करेगा। ठीक है, और एक और हमने क्या टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी हमने, हाँ, ये आपकी एसेप्टिक नेक्रोसिस। एसेप्टिक नेक्रोसिस क्या होती है? एसेप्टिक नेक्रोसिस, इसके अंदर आप देखोगे ब्रेन टिश्यूज की डेथ हो जाती है। ब्रेन के अंदर जो टिश्यूज होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, लाइक सेल डेथ हो जाती है, वो भी किसके? ब्लड सप्लाई जो रुक जाता है उसकी वजह से। ठीक है, ये आपका होल ब्रेन डेथ है हमारा। अब हम बात करेंगे हमारे हार्वर्ड, जो हार्वर्ड क्राइटेरिया होता है, ये हमारा 1968 में आया था। ये हमारा टेस्ट कब यूज करते हैं? जब हम सर्टिफाई करते हैं किसी भी पर्सन की डेथ के लिए जो कि ऑलरेडी वो ना वेंटिलेटर के ऊपर है, तो उसके लिए जो उसको आइडेंटिफाई करता है, उसके लिए हमारा हार्वर्ड क्राइटेरिया होता है, जो 1968 में आया था। इसका क्या होता है, ये बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस है क्लिनिकल गाइडलाइंस के अंदर, जो डिटरमाइन कर रहा है कि ब्रेन डेथ हुई है, ब्रेन डेथ हो गई या नहीं हुई। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा इरिवर्सिबल लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन होता है, जिसमें कॉर्टेक्स और ब्रेन स्टेम होती है, उसका पता नहीं चल पाता है, जिसकी वजह से क्या हार्वर्ड क्राइटेरिया यूज होता है, जो कि हमारा जब होल ब्रेन डेथ हो जाती है, कॉर्टेक्स और हमारा जो ब्रेन स्टेम है, जिसके दोनों की डेथ देखने को मिलती है, वहां आप हार्वर्ड क्राइटेरिया यूज करते हैं। दिस क्राइटेरिया वर फॉर्मुलेटेड बाय ad hoc committee of Harvard Medical School in 1968। The ventilator is put off for 10 minutes and the following response are noted। 10 मिनट तक वेंटिलेटर से पर्सन को रिमूव किया जाता है, और ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि फॉलो किए जाते हैं। पहला आता है आपका स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन। स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन में क्या होता है, इसमें पेशेंट को ऑब्जर्व किया जाता है
उसकी जो इंडिपेंडेंट ब्रीथिंग होती है, इंडिपेंडेंट ब्रीथिंग, आप पता है आपको होल ब्रेथ डेथ में ब्रीथिंग भी नहीं लॉस हो जाती है, बहुत मिनिमम आपको देखने को मिलती है। ठीक है, ये आपको इंडिपेंडेंट ब्रीथिंग देखने को मिलती है आफ्टर डिस्कनेक्टिंग फ्रॉम द वेंटिलेटर, उससे पता चलता है। ठीक है, तो इससे हम ये देख सकते हैं अगर पर्सन लाइव है, पॉजिटिव है, तो आपको उस पेशेंट की क्या है, ब्रीथ देखने को मिलेगी जो कि नॉर्मल होगी, स्पॉन्टेनियसली चल रही होगी। अगर नेगेटिव है, नेगेटिव रिस्पॉन्स है, तो आपको हल्की सी ब्रीथ देखने को नहीं मिलती। ठीक है, तो ये इंडिकेट करती है ब्रेन स्टेम फेल हो गया। अगर आपको नई चीजें पता चल रही है, नहीं उसकी सांस का पता चल रहा है, तो उसमें यही पता चलता है कि हाँ भाई पर्सन की डेथ हो गई है, उसे ब्रेन स्टेम भी फेल हो गया है, क्योंकि होल ब्रेन में क्या कहते हैं, इंटैक्ट रह जाते हैं थोड़ा बहुत ब्रेन स्टेम। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन देखना चाहते हैं जिसमें एपनोया टेस्ट बोलते हैं, इसको हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन। स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन के अंदर क्या होता है, जिसमें आप हार्ट बीट, जो पर्सन की हार्ट बीट होती है, उसको देखा जाता है कि वो सेल्फ सस्टेन कर पा रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, एंड जो उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, किसी भी आर्टिफिशियल सपोर्ट के बिना हो पा रहा है या नहीं हो रहा, या बिल्कुल नहीं हो रहा, विद और विदाउट आर्टिफिशियल सपोर्ट चल रहा है या नहीं। तो हार्ट बीट जो होती है अपनी ओवन होती है, कि वो धीरे हो सकते, कम हो सकते, तेज हो सकते, वो अगर वो नहीं है तो वो आपका एक तरह से ये चीज है कि एक्सटर्नल सपोर्ट के बिना वो आपकी हार्ट बीट नहीं चलेगी। तो सर्कुलेशन देखते हैं। देन आता है आपका प्यूपिलर रिफ्लेक्स। प्यूपिलर रिफ्लेक्स क्या होता है, शाइन अ लाइट इनटू द आईज टू चेक द फॉर प्यूपिल कॉन्ट्रैक्शन। जो आंख है, आंख के अंदर आपको लाइट सोर्स मारी जाती है, जिससे क्या है, अगर लाइट लगेगी आपकी आंखों में, तो आपकी आंखों की जो प्यूपिलरी होगी ना, वो कॉन्ट्रैक्ट कर देगी, ठीक, कॉन्ट्रैक्शन शो करेगी। अगर वो कॉन्ट्रैक्शन शो नहीं कर रही है, तो यहाँ भी चांसेस आपकी क्या है, नेगेटिव देखने को मिलते हैं। ठीक है, आपको फिक्स देखने को मिल रहा है, डायलेटेड बड़ी देखने को मिलता है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि यहाँ पे ब्रेन स्टेम का जो फंक्शन है उसने काम करना बंद कर दिया। सेम यहाँ पे ब्रेन स्टेम का जो फंक्शन है काम करना बंद कर दिया, अगर नो है, अगर नो है, कॉन्ट्रेक्शन नहीं है, जब यहाँ पे हम बोलते हैं। ठीक है, देन आपका आता है कॉर्नियल रिफ्लेक्स। कॉर्नियल रिफ्लेक्स में क्या होता है, हम जेंटली टच करते हैं कॉर्निया को विद द कॉटन स्वैब। ठीक है, कॉर्निया को हम एक कॉटन स्वैब से हम टच करते हैं, और उससे क्या पता चलता है, उसे हम चेक करते हैं कि आपकी जो आईज है, पेशेंट की जो आईज है, वो ब्लिंक कर रही है या टीयरिंग कुछ शो कर रही है या नहीं। अगर आईज ब्लिंक करती है तो भाई पर्सन अलाइव है। अगर आई ब्लिंक नहीं करती है, नो ब्लिंकिंग देखने को मिलते हैं, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिलता है, तो हम कहते हैं यहाँ पे इसके अंदर क्रैनियल जो हमारा नर्व रिफ्लेक्स है वो डेड हो चुका है। ठीक है, वो डेड हो चुका है। इसके बाद हमारा आता है ऑक्यूलर रिफ्लेक्स। ऑक्यूलर रिफ्लेक्स क्या होता है, रोटेट करते हैं हम पेशेंट का हेड क्विकली फ्रॉम साइड टू साइड एंड ऑब्जर्व फॉर आई मूवमेंट। ठीक है, हम उसका साइड टू साइड जो हेड होता है उसको लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, उससे हम देखते हैं कि उसकी आई मूवमेंट हो रही है या नहीं, आंखें इधर से उधर हिल रही है नहीं, वो चीज हम इसके अंदर चेक करते हैं। अब अगर आई मूव कर रही है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द हेड, जिस तरफ हेड हुआ है उसके अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे, तो वही हाँ, जो आपका ऑक्यूलर रिफ्लेक्स है वो बिल्कुल नॉर्मल है। और अगर ऐसा नहीं करती है, तो यहाँ पे भी हम क्या बोलते हैं, ब्रेन स्टेम हमारा फेलर हो गया है। ठीक है, ब्रेन स्टेम हमारा फेल हो गया है, फेलर मतलब इसकी डेथ हो गई है। अब इसी में आपका वो बोलते हैं ऑक्यूलोसिफेलिक रिफ्लेक्स। ऑक्यूलोसिफेलिक रिफ्लेक्स क्या होता है, इसे डोल आई फिनोमिना भी बोला जाता है। ऑक्यूलो जो सिफेलिक रिफ्लेक्स होता है, इसमें क्या करते हैं हम, पेशेंट का जो हेड करते हैं साइड टू साइड, सेम वैसे ही करते हैं, साइड टू साइड हम उसको मूव करते हैं, उसके बाद हम ऑब्जर्व करते हैं आई की मूवमेंट्स को इंडिपेंडेंटली टूवर्ड्स द हेड, हेड से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, eye is fixed and does not move when the position of the head is changed। अगर आई फिक्स है और डज नॉट मूव कर रही है, और पोजीशन जो है हेड के बिल्कुल चेंज है, तो उसको देख के जब कहते हैं डोल्स आई फिनोमेना। ठीक है, अब आई मूव इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ हेड, तो आपका इंटेक्ट है ब्रेन स्टेम, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। बट अगर वो नहीं कर रही है ऐसा, तो आप कह सकते हैं डायरेक्टली कि यहाँ पे भी आपके जो ब्रेन स्टेम है वो फेल हो चुका है। ठीक है, देन आता है ऑक्यूलो वेस्टिबुलर रिफ्लेक्स, जिसे आप एक और नाम से जानते हैं कोल्ड कैलोरिक टेस्ट। कैलोरिक टेस्ट,
अब इसमें नो मूवमेंट ऑफ द आई व्हेन ईच ईयर इज इरिगेटेड विद अ फ्यू ड्रॉप ऑफ कोल्ड वाटर। जो आपका ईयर होता है इसके अंदर कहते हैं आइस कोल्ड वाटर को हम एक्सटर्नल ईयर कैनाल में डालते हैं और हम ऑब्जर्व करते हैं आई मूवमेंट कि अब कान के अंदर कुछ जाएगा तो आंख की मूवमेंट देखने को मिलती है ना। तो अगर ऐसी कोई मूवमेंट नहीं देखने को मिल रही है तो आप कह सकते हैं कि इंडिकेट कर सकते हैं यहाँ पे ब्रेन स्टेम की आपकी डेथ हो गई है। ठीक है, ये तीनों की तीनों चीजें अभी तक जो ज्यादा हम पढ़ रहे हैं वो ब्रेन स्टेम की बता रहे हैं कि हाँ ये रिफ्लेक्स नहीं कर रहा है। ठीक है, देन आता है आपका ग्रीमेक रिफ्लेक्स। ग्रीमेक रिफ्लेक्स क्या होता है? रिस्पॉन्स टू डीप प्रेशर ऑन द नेल बेड, सुप्रा ऑर्बिटल रिज और टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट। जो आपके जॉइंट होते हैं, जो आपकी रिजिज होती हैं, जो आपकी नेल बेड जो नाखून के नीचे होते हैं आपकी फिंगर के पास, उसके ऊपर आप डीप प्रेशर डालते हैं। प्रेशर डाल से अगर उसको पेन देंगे, ठीक है, उसके ऊपर दबाव देंगे, पिंच करेंगे या कोई प्रेशर अप्लाई करेंगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि उसके अंदर कोई चेंज, जैसे आप हाथ को पकड़ते हो तो रेड येलो हो जाता है ना, वैसे देखने को मिलता है। तो आपका और उसके साथ साथ आपको बॉडी के अंदर ये चेंज देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ आपको फेशियल एक्सप्रेशन भी देखने को मिलता है। अब आप अपने हाथ को दबाओगे, बहुत टाइट पिंच करोगे, पेन दोगे तो आपके फेस पे रिएक्शन आएंगे ना। तो ग्रेमिक रिफ्लेक्शन आपका बेसिकली देखने को मिलता है फेस के जो एक्सप्रेशन होते हैं। ठीक है, फेस एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। अगर कोई भी ग्रीमिक रिस्पॉन्स नहीं है तो ये एब्सेंस करता है, इंडिकेट करता है कि ब्रेन की डेथ हमारी यहाँ पे हो चुकी है। ठीक है, अब गैग रिफ्लेक्स और जो हमारा फ्लैट ईईजी है वो हमारा क्या होता है? अब गैग रिफ्लेक्स अगर मैं बात करूं, स्टिमुलेशन ऑफ द पोस्टीरियर फेरिक्स विद द टंग ब्लेड। तो अब गैग रिफ्लेक्स को आप एक और नाम से जानते हैं, पहले तो फेरेंजियल रिफ्लेक्स। फेरेंजियल रिफ्लेक्स में क्या होता है, जो आपका थ्रोट मसल्स होती है ना, वो आपका बैक से जो हमारा ओरोफैक्स फेरिंग से आपके जुड़े होते हैं तो वो उससे कनेक्ट होते हैं। तो आप इसमें क्या करते हैं, एक कॉटन स्वैब लेते हैं जो कि आप उसको क्या करते हैं, टंग को डिप्रेशर करते हैं और उसमें प्रेशर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और जब पेशेंट को क्या है, कोई कफ वफ आ रहा है, कफ आ रहा है, तो उससे क्या होगा कि वो आपका ब्रेन स्टेम है इंटेक्ट है। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता, कोई भी कफ वगैरह नहीं आ रहा है, कुछ भी वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो आप कह सकोगे कि ब्रेन स्टेम की यहाँ पे डेथ हो गई है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे फ्लैट ईईजी। फ्लैट ईईजी क्या होते हैं? ईईजी की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राफी। इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफी क्या होता है? इजी मेजर करता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन स्टेम। जो आपकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी शो करता है उसके अंदर एक स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल जाता है। इजी शो करता है एक फ्लैट लाइन जो कि वो करती है, बताती है कि यहाँ पे कोई भी ब्रेन की एक्टिविटी नहीं है अगर फ्लैट आ जाते हैं। इफ ऑल द अबव रिस्पॉन्स आर एब्सेंट, सारे के सारे ऊपर के एब्सेंट थे, तो द पर्सन शुड बी पुट अगेन ऑन वेंटिलेटर एंड आफ्टर 6 आवर दिस प्रोसीजर इज रिपीटेड। 6 घंटे के बाद सेम जो 7 ऊपर के प्रोसेस है वो रिपीट किए जाते हैं। इफ देयर इज नो रिस्पॉन्स अगेन पुट द पर्सन ऑन वेंटिलेटर, फिर से उसको वेंटिलेटर पे किया जाएगा, फिर 6 घंटे के बाद किया जाता है। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 4 टाइम इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर। ये प्रोसेस 4 बार रिपीट किया जाता है 24 घंटे के अंदर। ठीक है, if there is a no response and a flat or isoelectric EEG is shown, डेथ कैन बी सर्टिफाइड। तो इसमें क्या है, डेथ हम सर्टिफाई कर देते हैं। ठीक है, ये इसका नॉर्मल प्रोसीजर होता है जो हम फॉलो करते हैं। अब ये भी अगर हो गया तो आपके ब्रेन स्टेम की डेथ हो गई है, ब्रेन ने एक्टिविटी करना बिल्कुल बंद कर दिया है। ठीक है, ऊपर वाले में तो गैग में तो आप ब्रेन स्टेम देख रहे थे, फ्लैट ईसीजी में अगर फ्लैट है और इतने प्रोसीजर के बाद भी सब कुछ एब्सेंट आ रहा है तो हम डिक्लेयर कर देंगे कि पर्सन की डेथ हो गई है। ठीक है, ये आपका क्या था, हार्वर्ड क्राइटेरिया था। अब अब हम बात करेंगे अपोनिया टेस्ट। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, कई बार आपको अपेनिया टेस्ट के नाम से आपको ये देखने को मिल जाता है। अपेनिया और अपोनिया एक ही तरह का टेस्ट है। इस टेस्ट को हम बोलते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट।
कंफर्मेटरी टेस्ट किसके लिए होता है? ये जो हमारी ब्रेन डेथ हो जाती है उसके लिए, कंफर्म करने के लिए कि ये ब्रेन डेथ हुई है या नहीं हुई है, तो उसको हम अपोनिया टेस्ट बोलते हैं। तो इस टेस्ट को करने से पहले हमें उसका जो स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन, बिफोर लुकिंग फॉर स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन कि उसमें हो रहा है या नहीं हो रहा, उसको देखने से पहले हम क्या करते हैं, 100% ऑक्सीजन देते हैं थ्रू वेंटिलेटर। जब पर्सन वेंटिलेटर पे होता है 10 मिनट के लिए, पर उस 10 मिनट में आप जो 100% ऑक्सीजन दे रहे हैं उसमें आप 5% कार्बन मोनोऑक्साइड भी ऐड करते हैं, जो कि आप 5 मिनट तक उसके अंदर ऐड करते हैं। दिस इज टू प्रिवेंट हाइपोक्सिया ब्रेन डैमेज। हाइपोक्सिया ब्रेन डैमेज वही आपकी जो ब्लड सप्लाई वगैरह रुक जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, उसको रोकने के लिए तो अपोनिया टेस्ट होता है। ठीक है, ये क्रिटिकली अगर हम कहें तो ये पूरा पूरा कंफर्म कर देता है हमारा ब्रेन डेथ है या नहीं है, क्या जो स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग है वो एब्सेंस है या प्रेजेंट है उसकी, ये चीज देखने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं। ठीक है, अब इसका पर्पस क्या होती है, वही आपकी जो ब्रेन स्टेम होता है उसको डिटरमाइन करता है, इनिशिएट करता है कि स्पॉन्टेनियस उसके अंदर ब्रीथिंग हो रही है या एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग देखने को मिल रहा है। तो मेनली आपका ये वही रेस्पिरेटरी के थ्रू देखा जाता है कि वो पर्सन ब्रीथ कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए होता है। अब इसमें आपको ये टेस्ट का प्रोसीजर क्या होता है उसकी तो वैसे ज्यादा जरूरत है नहीं, आपको बस एग्जाम के पर्पज से इतना पता होना चाहिए अपोनिया टेस्ट किस लिए होता है। ये हमारा कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, अपेनिया टेस्ट बोला जाता है, जिसमें आप पर्सन क्या है स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन चेक करते हैं कि वो हो रही है या नहीं हो रही है। उसके लिए आप उसको 100% ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, जो कि आपकी 10 मिनट के लिए होती है, और जिसके अंदर आपका 5% कार्बन मोनोऑक्साइड भी ऐड हुआ होता है 5 मिनट के लिए, जिससे आप पता चल सकता है अपोनिया टेस्ट की पर्सन का ब्रेन डेड है या अलाइव है। ठीक है, अब हम जो अपोनिया टेस्ट करते हैं उससे पहले हम क्या देखते हैं कि जो जिसकी रीजन से कोमा हो सकता है, अपोनिया टेस्ट करने लगो और पर्सन कोमा में चले जाए, तो ये सारी चीजों को रोकने के लिए हम उसके अंदर कुछ चीजें एक्सक्लूड करते हैं, कुछ चीजों का ध्यान रखते हैं। तो वो क्या क्या चीजें होते हैं, पहले हम टेस्ट देखते हैं। अपोनिया टेस्ट तो आपको पता ही है, जो एब्सेंस ऑफ स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग होती है उसको चेक करने के लिए कि वो एब्सेंट है या प्रेजेंट है। ठीक है, जिसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन की सप्लाई के थ्रू हम ये चेक करते हैं। ठीक है, अब उसमें ध्यान रखा जाता है हाइपोथर्मिया। पहला स्टेप हमारा हाइपोथर्मिया। अब हाइपोथर्मिया क्या है, ये एक कंडीशन है वेयर द बॉडी टेम्परेचर फॉल बिलो 35 डिग्री। जहां पे आपका बॉडी टेम्परेचर होता है वो फॉल हो जाता है कितना, बिलो 35 डिग्री सेल्सियस, जिससे क्या हो, आपका मेटाबॉलिज्म रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर फॉल हो जाता है 35 डिग्री सेल्सियस से। तो इससे क्या इंपैक्ट हो रहा है ब्रेन डेथ के अंदर, जो हम टेस्टिंग कर रहे हैं, तो जो हाइपोथर्मिया मिमिक ब्रेन डेथ करता है वो स्लोली ब्रेन एक्टिविटी शो कर देता है। ठीक है, हल्का हल्का शो करेगा, जिससे क्या होगा, उसका रिफ्लेक्स तो खत्म हो जाएगा और उसकी वजह से उसका फ्लैट ईसीजी भी शो किया जाता है। ठीक है, हाइपोथर्मिया जो कोज करता है रिवर्सिबल लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन बताता है, जो कि हमें कई बार क्या लीड कर देता है फॉल्स पॉजिटिव ब्रेन डेथ डायग्नोसिस करने में, हमें शो कर सकता है कि वो पर्सन अलाइव है पर वो अलाइव नहीं होता। ठीक है ना, वो फॉल्स रिजल्ट दे देता है। तो हाइपोथर्मिया को आप एक्सक्लूड करते हैं। देन आपका आता है मेटाबॉलिक और एंडोक्रिनोलॉजिकल डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक एंडोक्रिनोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या होता है, ये एक कंडीशन है जो कि कोज कर रही है हमारे टेम्पररी कोमा और अनकॉन्शियसनेस, टेम्पररी कोमा और जो होता है हमारा अनकॉन्शियसनेस, बिल्कुल अनकॉन्शियस कर देता है और टेम्पररी कोमा पर्सन की शो कर देता है, वो भी ड्यू टू मेटाबॉलिक इम्बैलेंस, जो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है उसके इम्बैलेंस के चक्कर में। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है, इसका भी इम्पैक्ट वही होता है, जो हमारा डिसऑर्डर वगैरह होता है वो ब्रेन डेथ को डिक्लेयर कर देते हैं, डिक्लेरेशन में आने से पहले ही पहले उसको सिम्टम दिखा देते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम एक्सक्लूड कर देते हैं। देन आपका आता है कोमा इंड्यूसिंग ड्रग, जो डिप्रेसेंट ड्रग होते हैं, जो कि हमारा सेडेटिव और एनेस्थेटिक दैट डिप्रेस द सीएनएस, जो आपका सीएनएस होता है सेंट्रल, जो आपका होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको डीप कोमा में ले जाने का ये हमारा काम करता है। आपको पता है डिप्रेसेंट ड्रग आप लोगे, कोई भी कोकीन वगैरह जो हो गया, उसकी वजह से क्या होगा, आपका बॉडी का जो ब्रेन होता है ना वो बहुत डाउन हो जाता है, उसके फंक्शन रुक जाते हैं। तो ये कोमा इंड्यूसिंग ड्रग हमारा होता है, लाइक बार्बिचुरेट हो गया हमारा, बेंजोडाइजेपाइन हो गया, एनेस्थेटिक्स हो गए जो कि आईसीयू के अंदर दिए जाते हैं। तो ये सारे के सारे ड्रग्स भी क्या है, इसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को एक्सक्लूड करने के लिए हम पहले ये सारी चीजें करते हैं कि उसके बाद हम क्या है अपोनिया टेस्ट करते हैं, क्योंकि ये आपका फॉल्स
पॉजिटिव रिजल्ट शो कर सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा दिक्कत दे सकता है। ठीक है, ये ड्रग करेंगे क्या करते हैं, सप्रेस कर देते हैं ब्रेन एक्टिविटी को। ठीक है, जिससे क्या है, फॉल्स रिजल्ट आता है, फॉल्स नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आपका रिजल्ट आ सकता है। देन आता है अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन। अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन में क्या होता है, एक्सेसिव जो अल्कोहल कंजप्शन होता है वो क्या करता है, जो आपका सीएनएस डिप्रेशन शो करता है, और उसके साथ साथ सीएनएस अगर डिप्रेशन में है तो उसको कोमा भी शो करेगा पर्सन के अंदर। तो ये अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन करता है। तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है ब्रेन डेथ टेस्टिंग के टाइम पे, तो इसका जो होता है, अल्कोहल क्या करता है, मिमिक करता है ब्रेन की डेथ बाय कॉजिंग लॉस ऑफ रिफ्लेक्स एंड रिड्यूस ब्रेन एक्टिविटी। क्या नाम है, रिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगा और ब्रेन एक्टिविटी को स्टॉप कर देगा, जिससे भी आपका फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट आ सकता है। जिसमें क्या होता है, ब्लड अल्कोहल लेवल आर चेक बिफोर जो हमारे ब्रेन डेथ डायग्नोसिस करता है उसको भी हम चेक करते हैं कि अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन कितना है। उसी के बाद हम क्या है, अपोनिया टेस्ट अपना कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिलैक्सेंट और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। रिलैक्सेंट क्या है, वही मसल जो पैरालाइज हो जाते हैं उसके रिगार्डिंग है। जिसमें क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर जो ब्लॉकिंग एजेंट होता है, जो कि हम यूज करते हैं आईसीयू या सर्जरी के अंदर टू पैरालाइज स्केलेटन मसल। जो हमारी स्केलेटन की मसल्स होते हैं उसको पैरालाइज करने के लिए हम ये यूज करते हैं, पैरालाइज स्केलेटन मसल्स। ठीक है, एग्जाम्पल हमारा हो गया जैसे कि रोक्रियन, रोक्रियन हो गया, इसके जो आपका जो यूज करता है आईसीयू के अंदर, रोक्रियोनियन। ऐसे बहुत सारे नाम है, इसके आपको यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो इसका क्या इम्पैक्ट होता है हमारे ब्रेन डेथ टेस्टिंग के टाइम पे, ये ड्रग क्या करता है, आपका मास्क कर देता है वॉलंटरी मूवमेंट को, जो आपकी वॉलंटरी मूवमेंट होनी है उसको रोक देता है, और जिससे क्या आपका फॉल्स नेगेटिव ब्रेन डेथ डायग्नोसिस हो जाता है। जिससे क्या होता है, यही कंफर्मेशन आगे दे देता है जो ईईजी होती है आपकी, उसके अंदर ये ड्रग को रूल आउट कर दिया जाता है कि अगर ये ड्रग बॉडी के अंदर है तो इसको हम मानेंगे नहीं। ठीक है, देन आता है हाइपोवॉल्मिक शॉक। हाइपोवॉल्मिक शॉक क्या होता है, ये एक लाइफ थ्रेटनिंग हमारी कंडीशन होती है जो कोज करती है सीवियर ब्लड और फ्लूइड लॉस। बॉडी के अंदर से जो ब्लड लॉस हो रहा है, फ्लूइड लॉस हो रहा है, जो कि आपका क्या करता है, लीड करता है, रिड्यूस कर देता है ब्लड फ्लो टू द ब्रेन। इसकी वजह से क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है जितना आपका ब्लड फ्लो हो रहा है टू ब्रेन तक, उसको रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम एक्सक्लूड कर देते हैं। ये आपका कब होता है, हाइपोवॉल्मिक शॉक आपको देखने को मिलता है जब आपकी सीवियर ब्लीडिंग होती है या आपका डिहाइड्रेशन हो जाता है, बॉडी के अंदर फ्लूइड कम हो जाता है, उस टाइम पे ये आपको देखने को मिलते हैं। हाइपोवॉल्मिक शॉक करता है जो आपका सेरिब्रल परफ्यूजन होता है, ठीक है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, उसको कोज करता है टेम्पररी लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे शो किया जाता है, जिसकी वजह से क्या आता है, फॉल्स ब्रेन डेथ डायग्नोसिस होता है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें जो है फॉल्स ब्रेन डेथ डायग्नोसिस करती है, जिससे क्या होता है, फिर हमारा अपने टेस्ट हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं होता। आफ्टर द सोमेटिक डेथ देयर इज अ वेरिएबल टाइम फॉर मॉलिक्यूलर डेथ फॉर ईच ऑर्गन। जैसे हमारी सोमेटिक डेथ हो जाती है, अब सोमेटिक डेथ हम पढ़ रहे थे कि ब्रेन डेथ हो रहा है, किस किस स्टेज पे हो रहा है, इसके बाद क्या होता है, हमारे मॉलिक्यूलर डेथ स्टार्ट हो जाते हैं ईच ऑर्गन, हर ऑर्गन के अलग अलग टाइम पे। धीरे धीरे ब्रेन की 5 मिनट में हो रही है, फिर आईज की हो रही है, मतलब हर बॉडी पार्ट का अलग अलग जितने ऑर्गन होते हैं वो सारे सारे डेथ होने लग जाते हैं उनकी। ठीक है, अब during this time physiological window organ can be transplanted after the death is certified। जैसे हमने अमोनिया टेस्ट किया और डेथ सर्टिफाई हो गई है, पॉजिटिव रिजल्ट आ गया, डेथ हो गया है, तो हम क्या करते हैं, ट्रांसप्लांट जो हमें ऑर्गन करने होते हैं वो हमें ट्रांसप्लांट करने की वो करते हैं। द पर्सन फ्रॉम द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन टीम शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द डेथ सर्टिफिकेट टीम। तो जो डेथ सर्टिफिकेट होते हैं उसके अंदर उनका कोई भी नहीं किया जाता कि वो ट्रांसप्लांटेशन टीम है, उनकी कोई उसके अंदर मौजूदगी होती है या नहीं होती। इन कंट्रीज लाइक इंडिया वेयर द ब्रेन स्टेम डेथ इज एक्सेप्टेड एज अ डेथ। हमारी कंट्री में क्या होता है, अगर ब्रेन स्टेम डेथ हो गई है, ठीक है, अगर उसकी क्या नाम है, कॉर्टेक्स डेथ हुई है, कॉर्टेक्स सेरिब्रल कॉर्टेक्स डेथ हुई है, तो हम उसको सर्टिफाई नहीं करते एज अ पर्सन की डेथ हो गया। पर जहां पे आपकी उसकी ब्रेन स्टेम डेथ हो जाते हैं, रेस्पिरेटरी ब्रीथिंग ये नहीं पता चल रही है, तो हम उसको सर्टिफाई कर देते हैं कि पर्सन की डेथ हो गई है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देयर इज नो नीड ऑफ ईईजी टू बी आइसोइलेक्ट्रिक बिकॉज कॉर्टिकल एक्टिविटी में बी परसिस्टिंग इन ब्रेन स्टेम डेथ। रिफ्लेक्स आर टेस्टेड ओनली फॉर 12 आवर्स। ये 12 घंटे के लिए रिफ्लेक्स को हम टेस्ट करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है जैसे ही डेथ होती है फिर हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की जो प्रक्रिया होती है उसको हम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। और एक और इन्फॉर्मेशन, अभी मैंने क्लासेस स्टार्ट करी है यूजीसी नेट की, और जो हमारे जो एग्जाम होंगे डीएसएसबी के, अब आने वाले टाइम में क्या होगा, जो हमारी फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज है
जितनी भी है इंडिया के अंदर, उसके रिगार्डिंग एग्जाम्स आएंगे और उसमें क्या होगा, हमारी वैकेंसीज होंगी, साइंटिफिक असिस्टेंट हो गए, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट हो गए, ऑफिसर हो गए, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर हो गए, तो उसके रिगार्डिंग मैंने क्लासेस स्टार्ट करी है। ठीक है, जो भी पढ़ने के लिए इच्छुक है तो वो मेरे वीडियोस के नीचे कमेंट कर दे या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल तक रीच करे और मुझे पर्सनल मैसेज करे। उसके बाद मैं आपको पूरा प्रोसीजर समझा दूंगी, कैसे आपको ज्वाइन करना है, कैसे आपको। हाँ, बट एक चीज का इसमें ध्यान रखना है, जो भी शिद्दत से करना चाहता है वही आके कनेक्ट हो, क्योंकि आई डोंट हैव दैट मच टाइम कि मैं थोड़ा सा अपना ऐसे टाइम वेस्ट करूं। मुझे बिल्कुल ऑनेस्ट स्टूडेंट चाहिए जिनको मैं प्रिपरेशन करवा सकूं। ठीक है,